अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती हैं बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, लर्निंग और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आप और आपके कैरियर के लिए ग्रोथ का बायस बन सकती हैं। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा और वैरायटी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में लातादार प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिलती हैं जिनसे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अगर आप भी ये समझते हैं कि यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं तो आप कैरियर 360 के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चले शुरू करते हैं। आज की ट्रेनिंग जो पावर जनरेशन से रिलेटेड है, और ट्रेनिंग का टॉपिक है डी रेटिंग ऑफ जनरेटर्स, यानी ऐसे फैक्टर जो होते हैं जो जेनसेट को डी रेट करने का बायस बनते हैं। आज की ट्रेनिंग सेशन उसी के हवाले से है। गाइस, किसी भी शोबे में ट्रेनिंग, महारत और नए स्किल्स बड़ी अहमियत रखते हैं। ये हमारे कैरियर के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नॉलेज, नए स्किल्स, लर्निंग हमें कॉन्फिडेंस देती है। नॉलेज ही कॉन्फिडेंस है बेसिकली। आप इंटरव्यू के दौरान ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। आपका सीवी, कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन ज़्यादा मजबूत होगी। डी रेटिंग, पावर जनरेशन सेक्टर में डी रेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जब हम वर्किंग करते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, तो डी रेटिंग वाला जो फैक्टर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिनसे आपका जेनसेट की जो पावर है, जो आउटपुट पावर है, वो डी रेट हो सकती है, वो कम हो जाएगी। कुछ आपके ऐसे अवामिल होते हैं जो आपके जेनसेट की रेटिंग को कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 1 मेगावाट का सेट है, वो आपको आउटपुट तो 1 मेगावाट देगा अगर 100% लोड पे आप उसको चलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जो बैरूनी अवामिल ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको पूरी आउटपुट नहीं दे सकता, तो उस चीज़ को हम डी रेट होना कहते हैं। यानी जेनसेट की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है उन बैरूनी अवामिल की वजह से। वो अवामिल कौन कौन से हैं और किस तरह उनका रिएक्ट आता है जेनसेट को डी रेट करने में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा आपको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना बता सकूं, ताकि जब भी आपको नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो आप इन अवामिल को मद्देनज़र रखेंगे कि आपके जेनसेट के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका जेनसेट या आपका पावर प्लांट डी रेट हो सकता है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी जेनसेट होगा जो पावर जनरेशन है, कंबस्शन इंजन उसमें होता है। आपका वो जो इंजन है उसको एक रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्यूल आपका इनटेक लेता है और एयर की इनटेक मिलती है। उसमें दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो उसको चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्पार्क पैदा होता है। तो फायर लगाने के लिए आप ये याद रखें कि आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको फ्यूल चाहिए होता है और आपको एक स्पार्क चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपकी फायर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वो अवामिल हैं जिसका इम्पैक्ट आपके जेनसेट के ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से जेनसेट डी रेट हो सकता है, उसकी पावर कम हो सकती है। एम्बियंट टेम्परेचर है, यानी आपका जो एम्बियंट टेम्परेचर अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस वजह से भी जेनसेट डी रेट हो जाएगा। एल्टीट्यूड है, नहीं आपकी जो हाइट है, जहाँ पर जेनसेट रखा गया है, वो जो सतह समुंदर से, जो सी लेवल से कितनी हाइट उसकी बनेगी, तो वो उस हाइट की वजह से भी वो जेनसेट डी रेट हो जाएगा। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस वजह से वो डी रेट होता है हाइट ज़्यादा होने से। क्रोसिव एटमॉस्फेयर है, कुछ एटमॉस्फेयर का भी इम्पैक्ट आता है जेनसेट को डी रेट करने में। ह्यूमिडिटी का एक एलिमेंट है, डस्ट है और पावर फैक्टर है। ये सारी चीज़ें डी रेट जेनसेट को करती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तीन चीज़ें हैं। एक तो पावर फैक्टर है,
एक आपका एल्टीट्यूड है और एक आपका एम्बियंट टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आपका जेनसेट डी रेट होता है। बाकी जो इम्पैक्ट हैं वो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इन तीन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसकी वजह से वाकई आपका जेनसेट की जो पावर होती है, जो आउटपुट पावर आपको मिलती है, वो कम हो जाती है। एम्बियंट टेम्परेचर, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो नीमा बेसिकली रेटिंग होती है, जेनसेट रेटिंग आर बेस्ड ऑन द जनरेटर टेम्परेचर राइज लिमिट outside the United States. An international electromechanical commission (IEC) has limited the temperature rise for the generator. These may be found the IEC 6034-22 and IEC 6034-1. Temperature rise in the increase the winding temperature above the ambient temperature. Ambient temperature is the temperature of the cooling air as the entire of the ventilating the opening of the machine. टेम्परेचर का इम्पैक्ट आपका आ सकता है अगर आपका एक जेनसेट किसी ऐसे एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ा हुआ है जहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर 40 सेल्सियस से ऊपर है, 45 है, 50 सेल्सियस है, तो वहाँ पर आपका जेनसेट की जो आउटपुट पावर है वो कुछ और होगी बनिस्बत एक जगह पर जेनसेट पड़ा है जहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर 30 सेल्सियस है या इससे कम है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपकी जो वाइंडिंग है अल्टरनेटर की, करंट फ्लो होने की वजह से उसका भी टेम्परेचर होता है, उसकी वो अगर एम्बियंट टेम्परेचर 50 सेल्सियस से बढ़ जाता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उस वाइंडिंग की वो कम हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली आपका जो प्राइम मूवर है, जो इंजन है, जो अल्टरनेटर के साथ कपल हुआ सेम ऐसे ही उसके अंदर भी टेम्परेचर की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। उसके को अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है कंबल्सन की वजह से, जो फायरिंग हो रही होती है पिस्टन चैम्बर के अंदर, उसकी वजह से ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 90 टू 95 सेल्सियस चल रहा होता है, लेकिन अगर एम्बियंट टेम्परेचर मोर देन 50 सेल्सियस हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा और वो जेनसेट जल्दी टेम्परेचर राइज करेगा, जिसकी वजह से जेनसेट शट डाउन हो सकता है। तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जेनसेट को डी रेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर वो पहले 80% पे चल रहा है तो वो जेनसेट आपका 80 की बजाय 70% पे चलेगा, तो वो एम्बियंट टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो आपके आएगा वो जेनसेट के ऊपर आएगा। तो नॉर्मली तौर पर जितनी भी मशीन होती हैं उसका जो रेडिएटर का जो सिस्टम डिज़ाइन होता है वो 40 सेल्सियस के ऊपर होता है और कुछ 50 सेल्सियस के ऊपर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जब भी किसी ख़ास लोकेशन के हिसाब से जेनसेट ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर मलहूज़ खाता रखा जाता है और वो बताया जाता है, जिसकी वजह से आपके रेडिएटर का डिज़ाइन या कूलिंग टावर का डिज़ाइन चेंज किया जाता है या चेंज करना पड़ता है उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो एक तो ये फैक्टर है, आपका जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट आता है जेनसेट को डी रेट कर देता है। आपका जेनसेट 10% तक डी रेट हो जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता है एल्टीट्यूड। आपकी जो हाइट है, जो सतह समंदर से जो हाइट बनेगी वो आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। इसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट आता है आपकी मशीन के ऊपर। ये बात इसलिए समझनी ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा आपकी ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपका जो फ्यूल में फ्यूल और एयर फ्यूल की जो रेशो होती है, जो आपके चैम्बर में जाता है जो फ्यूल, उसके साथ आपको जो एयर जा रही होती है इनलेट से, तो वो रेशो कम हो जाती है, यानी कम ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि चैम्बर के अंदर जहाँ पर बर्निंग होता है, जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, आपको पता है फ्यूल बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जैसे ज़्यादा लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे ज़्यादा ऑक्सीजन दरकार होती है। फॉर एग्जांपल 1 मेगावाट सेट जेनसेट रनिंग ऑन लोड, अगर 50% लोड चल रहा है उसके ऊपर, तकरीबन आपका 500 किलोवाट लोड चल रहा है जेनसेट के ऊपर, तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। जैसे ही लोड बढ़ेगा 500 किलोवाट टू 600 किलोवाट या 650 किलोवाट या 700 किलोवाट, देन सिमिलरली आपकी जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल के साथ साथ वो भी बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो जब अल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो आपका उस वजह से आपका जेनसेट डी रेट हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। अगर आपका जेनसेट जो है वो 5% भी डी रेट हो सकता है, 7% भी डी रेट हो सकता है। ये मैन्युफैक्चर जो है ये आपको
इसकी डी रेटिंग जो कर्व होती है, उस कर्व से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने एल्टीट्यूड से कितने परसेंट डी रेट होगा। तो वो जो डी रेटिंग कर्व होगी जो एल्टीट्यूड के हिसाब से होती है, वो कर्व हर मैन्युफैक्चरर एक रिलीज़ करता है। उसके उसके मैनुअल में भी वो मिल जाती है, उसकी स्पेसिफिकेशन में भी मिल जाती है, जहाँ से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मीटर का एल्टीट्यूड जाने से कितने परसेंट जनसेट डी रेट हो जाएगा। तो वो जो कर्व से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट आता है टेम्परेचर के बाद, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से आपका जनसेट डी रेट हो जाएगा, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पूरा लोड डालेंगे तो जनसेट बंद हो जाएगा लो आरपीएम के ऊपर या लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि उसको वो मतलूबा फ्यूल और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो नहीं मिल पाएगी। तो जनसेट आपका शट डाउन चला जाएगा, आपको मजबूरन लोड कम करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये दूसरा इम्पैक्ट था आपका। ये एक एग्जांपल है अल्टीट्यूड को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल है एक साइट 200 किलोवाट जनरेटर एट 25 फीट एंड 120 फारेनहाइट। व्हाट इज़ द डी रेटिंग ऑफ द जनरेटर? सोल्यूशन इसकी क्या है? अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग डेटा, दिस यूनिट डी रेटिंग 2% पर 1000 feet. Above 1000, above the sea level, is the 3%, 10 degree over the 77 Fahrenheit. At our given site condition, with these derating factor, we have 1500 of the altitude and 45 degree of Fahrenheit account for and the properly derate. 1500 required 3% of the deration. The 45 Fahrenheit required 13.5% deration for the total deration factor of the 16.5%. The derated power rating 2000 multiply 100 माइनस 16.5%। इसको परसेंटेज में करेंगे तो आपके सामने ये परसेंटेज में 167 किलोवाट बन जाएगा। यानी कि आपका ये इतने डी रेटिंग होने के बाद ये जनसेट आपका 16.5% डी रेट हुआ, और आउटपुट पे आपको जो एक्चुअल में जो 200 किलोवाट का सेट था वो आपका 167 किलोवाट का सेट पीछे बच जाता है। तो ये एक डी रेटिंग की एग्जांपल है। डी रेटिंग इस हिसाब से और भी ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी एल्टीट्यूड के हिसाब से। कोरेसिव एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है, कुछ हमारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे साल्ट माइंस हो या कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहा हो। जेनसेट हमारा बाहर के एटमॉस्फेयर पे होता है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एटमॉस्फेयर में अगर इस तरह की केमिकल्स जो रिएक्शन होगा वो उस एयर के साथ भी आएगा, तो जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आपका आ सकता है। जो वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर की, उस वाइंडिंग के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। और जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका जेनसेट जो है वो उसका रिजल्टिंग में आपको वो डी रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, जिसकी इंस्टॉलेशन आप जैसे कोटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द वाइंडिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस ऑफ द इपॉक्सी कंपाउंड। जो वार्निश होती है या इपॉक्सी होती है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन करता है और वो उसके इम्पैक्ट आ सकता है। ह्यूमिडिटी क्या है? पानी आपका इस एयर में अगर वाटर के जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपका जो जेनसेट है वो डी रेट हो सकता है, आपका उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, ज़्यादा इम्पैक्ट आपका जो मैंने आपको पहले बताया कि जो उन तीन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। उसके बाद डस्ट, कुछ एरिया ऐसा होता है, डस्टी एरिया होता है जिसकी वजह से भी आपका जेनसेट जो है वो डी रेटिंग वाला एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये इस चीज़ को आप हम कवर कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल चीज़ है। हम इसकी प्रॉपर अगर सफाई करते रहें तो ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। ठीक है। द कंडक्टिव आर अब्रेसिव डस्ट ड्रॉन बाय द थ्रू द कूलिंग फैन कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द जनरेटर। एग्जाम्पल ऑफ द abrasive dust are the cast iron dust, the carbon dust, sand, the powder, graphite, coke dust, limber dust। ये डिफरेंट डस्ट की जो कुछ टाइप्स हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ सकता है आपके। ये डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट जो डस्ट हैं वो अपना उस हिसाब से होता है। ये एरिया वाइज या साइट वाइज या लोकेशन वाइज ये चीज़ें
आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जेनसेट को, जो डी रेटिंग वाला जो फैक्टर है। अच्छा, इसमें अगर आप एल्टीट्यूड देखें तो ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ एक कर्व है जो जनरेटर ओईएम होता है, जो वो आपको एक देता है अपने ब्रोशर में या उसकी स्पेसिफिकेशन शीट में, जिससे आप उसका एल्टीट्यूड अगर आप देखें तो ये डी रेटिंग फैक्टर आपका जो है वो अल्टीट्यूड यहाँ पे अगर 5000 जो फीट है मीटर है उसके ऊपर ये एल्टीट्यूड आपका आ रहा है। तो इस एल्टीट्यूड की वजह से आप इसका टेम्परेचर वाली जो टेम्परेचर और इसका जो डी रेटिंग फैक्टर है वो आपके सामने आ सकता है, कितनी डी रेटिंग आपकी हो सकती है और टेम्परेचर पे कितना आपका जा सकता है। तो डी रेटिंग कर्व से हमें अंदाज़ा होता है कि मेरे कितने एल्टीट्यूड के ऊपर कितने परसेंट मेरा जेनसेट डी रेट होगा। तो ये चीज़ इजीली एक्सप्लेन करती है, ये हर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। डी रेटिंग का जो चार्ट होता है जो वो अपने उस मैनुअल में देता है, इसमें टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट हो सकता है और आपका एल्टीट्यूड का भी टेम्परेचर हो सकता है। जैसे ये एक इंजन है KTA 50, कमिंस का सेट है 1500 RPM का। अगर इसमें कर्व देखें तो आपका ये एल्टीट्यूड पे ये देख रहे हैं कि आप ये कितने एल्टीट्यूड के ऊपर, एक अगर इसका जो एक्स एक्सिस है ये आपको एल्टीट्यूड दिखा रहा है, जो आपका वाई एक्सिस है वो आपको परसेंटेज जो है जो डी रेटिंग फैक्टर है 10% डी रेट हो जाएगा या 20% हो जाएगा डी रेट। तो इसमें अगर आप देखें तो थ्री, अगर आप यहाँ पे देखें तो 3000 मीटर के ऊपर ये तकरीबन 25% डी रेट हो जाता है। ठीक है, तो इस कर्व से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जेनसेट जो है वो कितने मीटर के ऊपर कितना डी रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली कर्व आपको डिफरेंट लोड के ऊपर आप देख सकते हैं। स्टैंड बाई की ये कर्व है, पहले ये आप ये स्टैंड बाई बता रहा है आपको, भी ये प्राइम रेटिंग है और फिर कंटिन्यूस और लिमिटेड प्राइम पावर, तीन तरह की ऑप्शन होती है ना, आपको पता है। ये जो ISO का स्टैंडर्ड 8528 जो डिस्क्राइब करता है प्राइम रेटिंग, स्टैंड बाई रेटिंग, कंटिन्यूस और लिमिटेड टाइम जो प्राइम रेटिंग होती है, चार तरह का एप्लीकेशन है, चार तरह की बेसिकली। इसमें लिमिटेड आर्स होते हैं, किसी में लिमिटेड आर्स हैं, अनलिमिटेड आर प्राइम में होते हैं और लोड की परसेंटेज भी होती है। तो ये दूसरी वीडियोस हैं यहाँ पर इसी चैनल पे जो कि जेनसेट के ISO स्टैंडर्ड को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने उस वीडियो में। तो वहाँ सर आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, अगर मजीद डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये चार जो आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं डी रेटिंग वाला जो फैक्टर है, जो कर्व है डी रेटिंग की, वो स्टैंड बाई में की रेटिंग की आ रही है, प्राइम रेटिंग की, कंटिन्यूस की और लिमिटेड टाइम प्राइम की रेटिंग की। चारों के बारे में ये कर्व आपको एक्सप्लेन कर रही है कि जेनसेट कितनी हाइट के ऊपर कितना डी रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। अच्छा, उसके बाद आता है पावर फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर की वजह से भी आपका जो जेनसेट है वो 20% तक डी रेट हो सकता है। ठीक है, 20% तक डी रेट हो सकता है ड्यू टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर नॉर्मी तौर पर जो अल्टरनेटर जितने भी हैं वो डिज़ाइन होते हैं 0.8 के ऊपर, उसमें 20% जो मार्जिन होता है वो रिएक्टिव पावर का होता है और 80% जो मार्जिन होता है वो एक्टिव पावर का होता है। तो पावर फैक्टर जो है समटाइम लोड रेजिस्टिव लोड होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के करीब करीब हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि रिएक्टिव पावर का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है और 100% पावर जो है वो एक्टिव पावर जो अल्टरनेटर है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उस वजह से वो जो 20% वाला मार्जिन होता है वो उतना ही जेनसेट डी रेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक 1000 जो मेगावाट का 1 मेगावाट 1000 किलोवाट का एक सेट है, 1000 किलोवाट। ठीक है, अगर पावर फैक्टर 0.8 की बजाय 1 पावर फैक्टर है या पावर फैक्टर 0.9 है, फॉर एग्जांपल 0.9 पावर फैक्टर है, तो वो जेनसेट जो है वो आपको जो 1000 किलोवाट की बजाय वो 900 किलोवाट की आउटपुट देगा, क्योंकि 10% आपका पावर फैक्टर जो है वो बढ़ गया हुआ है, जिसकी वजह से रिएक्टिव पावर का जो पोर्शन है वो कम हो चुका हुआ है। तो इसलिए वो 10% का इम्पैक्ट आपकी आउटपुट के ऊपर आएगा। तो आप उस जेनसेट से जो पावर ड्रा करेंगे वो आप 1000 किलोवाट की बजाय
900 किलोवाट पावर वहाँ से ड्रा करेंगे। तो ऐसे ही अगर वो यूनिटी चला जाएगा तो आप वहाँ से 20% डी रेट हो जाएगा, तो वो आपको 800 किलोवाट की आप आउटपुट लेंगे, यानी 1000 किलोवाट का जो सेट होगा वो 1000 केवीए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पावर फैक्टर का इम्पैक्ट आता है। अगर इस कर्व से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पावर फैक्टर का जो इम्पैक्ट आता है वो लीडिंग में किस तरीके के आपका किस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। रूटर आपका ओवर हीटिंग होता है, जो रीजन होता है ये आपका, ये रीजन आपको जो रेड वाला एरिया नज़र आ रहा है, और जो आपको ये वाला जो रेड वाला जो अनस्टेबल वोल्टेज जो रीजन नज़र आ रहा है, अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में जाएगा 0.8 से नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला इम्पैक्ट आपकी वाइंडिंग के ऊपर आ सकता है। ये आपका रूटर की वाइंडिंग का जो ग्रीन वाला जो एरिया है ये आपका एक्सेप्टेबल जो स्टेडी स्टेट कंपेयरिंग रीजन है, जो ग्रीन वाला एरिया ये आपका एरिया होता है जो परफेक्टली जो काम करता है। इसका इम्पैक्ट आपकी रूटर की वाइंडिंग के ऊपर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये एक आपकी जो स्टडी स्टेट अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर कैपेबिलिटी कर्व कहते हैं इसको। तो इससे आपका पावर फैक्टर के बारे में मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि पावर फैक्टर कम ज़्यादा होने से इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर आ रहा होता है, बेसिकली रूटर की जो वाइंडिंग के ऊपर कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो आज की इस ट्रेनिंग में आई होप के जो डी रेटिंग के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फर्दर इसके अलावा कोई भी आपको स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आप कुछ और जानना चाहते हो डी रेटिंग के हवाले से, चाहे किसी भी ब्रांड के हवाले से या किसी भी OEM के हवाले से, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स लिख सकते हैं और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप समझते हैं कि ये चैनल से आपको कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कोई नई आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।